Hello aspirants, welcome to another session of Mains 450 प्लस। हम लोगों को न्यूज़पेपर में पिछले काफी दिन से चीजें आ रही हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ने कहा था कि अब वो फाइनली इन कोड्स को अप्लाई करेगी क्योंकि सभी स्टेट्स ने उनके लिए रूल्स फ्रेम कर लिए हैं, राइट। तो ये कोड अब फोर्स में आ जाएंगे। हालांकि ये पास तो 2019 में ही हो गए थे, बट क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स ने इस पर रूल्स फ्रेम नहीं किए थे अभी तक, तो ये एबेंस में रहे और थोड़ा बहुत ट्रेड यूनियन का ऑपोजिशन भी था इनके अगेंस्ट, क्योंकि यहाँ पर वर्कर्स के राइट्स थोड़े कर्टेल किए गए हैं, इंडस्ट्रीज को थोड़ा ज्यादा फेवर किया गया है। उसकी प्रोविजंस की अभी हम बातें करेंगे। नेक्स्ट थिंग इज कि आखिर ये सब लेकर हम लोग क्यों आए हैं, ठीक है। तो देखिए, पहली बात तो न्यूज में क्योंकि ये एप्लीकेशन का शुरू होने वाला है, दैट इज वन रीजन जिसकी वजह से हमें समझना है। सेकंड कि अभी कर्नाटका ने और उससे पहले राजस्थान ने ये जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं या जिनको हम गिग वर्कर्स कहते हैं, और क्योंकि आज सिर्फ इंडिया ही नहीं पूरा वर्ल्ड गिग इकोनॉमी की तरफ मूव कर रहा है, गिग इकोनॉमी पे हम लोग एक सेपरेट सेशन करेंगे, इधर इन ब्रेनस्टॉर्मिंग और इन मेंस फॉर 50 प्लस। ओके। तो इनके लिए एक अलग से लॉ इनैक्ट करने की कोशिश की इन दोनों स्टेट ने। तो ये दो रीजन है जिस वजह से हम इस टॉपिक को पूरा डिटेल में देख रहे हैं। नेक्स्ट थिंग इज कि क्योंकि आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चारों कोर्ट्स के आपको कुछ कुछ फीचर्स तो एटलीस्ट पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी के अदर एग्जाम देखेंगे जैसे एपीएफसी या ईपीएफओ, तो वहां पर तो आपको ये एक्ट्स के सारे प्रोविजन पता होना मस्ट है। ये पूरा का पूरा एक सेक्शन आता है प्रॉपर 20-30 क्वेश्चन का। एनीवे, चलिए तो देखते हैं आखिर ये कोर्स हम लोग क्यों लेकर आए, व्हाट इज द बेसिक मोटिव। फर्स्ट इज कि अभी इंडिया में अगर हम सिर्फ सेंट्रल लेवल पर भी बात करें तो देयर आर मोर देन 29 सेंट्रल लॉज। तो ऑब्वियसली बात है कि इतने सारे अगर लॉज होते हैं तो फिर उनके लिए ज्यादा मुश्किल क्या हो जाता है, कंप्लाई करना, यानी कि कंप्लायंस बढ़ जाता है, पेपर वर्क बढ़ जाते हैं, तो फिर इसी सब में लगा रहता है इंडस्ट्री वाला। ठीक है, फिर वो काम क्या करेगा। तो इस कंप्लायंस को, ये जो बर्डन है, इस बर्डन को रिड्यूस करने में मदद मिलेगी। हमने 24 लॉज को अमेलगमेट कर दिया है इनटू 4 कोड्स, राइट। सो कंप्लायंस बर्डन कम होगा। दूसरा, ओवरऑल पूरे इंडिया में, अब ये तो सिर्फ अभी 29 तो सेंट्रल लॉज हैं, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मोर देन 200 स्टेट लेवल के भी कुछ लॉज हैं। ठीक है? तो यहाँ पर हमें पूरे थ्रू आउट द इंडिया एक यूनिफॉर्मिटी इंश्योर करने में मदद मिलेगी। ठीक है, यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स होंगे, जैसे फ्लो रेट सेट कर दिया जाता है पूरे इंडिया के लिए, दो वो रीजन वाइज वेरी करता है, बट एटलीस्ट सेट तो कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उसको इंक्रीज कर सकती है। ठीक है, तो हमें ये दो गोल अचीव करने हैं, एक तो कंप्लायंस बर्डन को कम से कम करना है, यूनिफॉर्मिटी लानी है इसमें, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अपनी रैंकिंग सुधारनी है। हालांकि अब ये जो रैंकिंग आती थी ये बंद हो गई है, बट एटलीस्ट हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को अपने यहाँ पर और एनकरेज करना है। ठीक है, तो ये हो गई बेसिक बातें। अब ये जो 4 कोड्स आए हैं उसमें वो किस किस पर बेस्ड है, तो फर्स्ट है कोड ऑन पेजेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। किसी और एक्ट से क्वेश्चन आए ना आए, इससे डेफिनेटली आएगा। सेकंड है हमारा सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर पर। थर्ड वन इज विद रिस्पेक्ट टू ऑक्यूपेशनल सेफ्टी। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, राइट। एंड लास्ट कोड है हमारा फोर्थ, इट इज ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन। अब ये इंडस्ट्रियल रिलेशन वाला क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने आज ही न्यूज एनालिसिस में देखा था कि ये जो आपके स्विगी जोमेटो टाइप के हैं, ऐप बेस्ड बिजनेस जो है, या फिर आप इनको कह लीजिए एग्रीगेटर, ये लोग अपने आप को क्या कहते हैं, एग्रीगेटर्स। ये अपने आप को एम्प्लॉयर्स तो मानते ही नहीं है कि ये एम्प्लॉयर्स हैं, जबकि यही सारे रूल सेट कर रहे हैं बिजनेस के, कितना कमीशन देना है, क्या टाइमिंग होगी, ये सब कुछ सेट एग्रीगेटर्स ही कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ये कहते हैं कि नो, वी आर नॉट द एम्प्लॉयर। ठीक है, और जब तक आप इनको एम्प्लॉयर नहीं मानेंगे तब तक ये इस इंडस्ट्रियल रिलेशन की डेफिनेशन में, या अभी जो जिसको हम ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप कहते हैं, उसके डोमेन में ये नहीं आते, राइट। और कर्नाटका बिल भी इसी में फेल हुआ है, राजस्थान भी इसी में फेल हुआ था कि उन्होंने भी इन एग्रीगेटर्स को एम्प्लॉयर कंसिडर नहीं किया है। अगर एम्प्लॉयर कंसिडर किया होता तो फिर उनको प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन भी देना पड़ता, जो एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम होती है उसमें भी कंट्रीब्यूशन देना पड़ता,
ओके, और जितने भी लॉस हैं, जो भी ये इतने सारे लॉस हुआ करते थे पहले, और अब ये जो 4 एक्ट आए, इनके सारे प्रोविजंस इन पे अप्लाई होते हैं, ठीक है। बट कर्नाटक राजस्थान दोनों ने इस चीज को मिस कर दिया। चलिए, तो ये तो हो गया ओवरऑल हमारा ओवरव्यू, ठीक है, कि क्या था इसमें। अब हम लोग आते हैं कि आखिर हमें जरूरत क्यों थी इनकी। एक एक करके पॉइंट समझते हैं। मैंने यहाँ काफी सारे पॉइंट्स लिखे हैं, आप गिनती के अगर 5 पॉइंट्स भी याद रख पाएंगे जो आपको सबसे इजी लगे, तो दैट वुड बी मोर देन इनफ। ओके, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट रीजन कि हमें क्यों जरूरत थी, तो फर्स्ट इज लैक ऑफ हॉलिस्टिक लेबर पॉलिसी। नो, क्या हो रहा था कि जैसे स्टेट के अदर लॉज हैं, मोर देन 200, सेंटर के अलग हैं, तो उस वजह से क्या हो रहा था कि ये एक ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहा था हमारे लिए, ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहा था इन डेवलपिंग ए कॉम्पिटिटिव इकोसिस्टम, कॉम्पिटिटिव इकोसिस्टम। अब ये सोचिए आप कि ढेर सारा कंप्लायंस बर्डन है, ठीक है, आपको काफी सारे नॉर्म्स फुलफिल करने हैं, तो फिर ये अल्टीमेटली तो आपकी कॉस्ट ही आ रही है ना, कि आपने अकाउंटेंट भी रख लिया, आपने सीए भी रख लिया, आपने एक लेबर लॉ का एक्सपर्ट भी रख लिया, आपने ये सब रख लिए, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, आपकी बिजनेस की कॉस्ट बढ़ गई। अब अगर आपकी बिजनेस की कॉस्ट बढ़ गई, तो obvious सी बात है, आप जो भी सर्विसेज दे रहे हो या जो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, उसमें आपका जो प्रोडक्शन हो रहा है ये क्या हो गया, कॉस्टली। तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, कॉम्पिटिटिव नहीं रहेगा व्हेन इट विल गो इनटू द इंटरनेशनल मार्केट, कंपेयर टू दोज कंट्रीज जहां पे लेबर लॉज बहुत इजी है, जहां पर कंप्लायंस बर्डन बहुत कम है। फॉर एग्जांपल आप सिंगापुर लीजिए, आप आज एप्लीकेशन डालिए, 24 आवर्स में आपका सब कुछ सेटल हो जाएगा। हमारे यहाँ आज आप एप्लीकेशन डालिए, महीना भर लग जाएगा आपको अपने इंडस्ट्री या फैक्ट्री को फाइनली प्रोडक्शन स्टार्ट करने में, ठीक है। तो जितना ज्यादा हम अपनी जो कंप्लायंस बर्डन है उसको रिड्यूस करेंगे, और उसी कंप्लायंस बर्डन में सबसे ज्यादा इशू आता है लेबर लॉस को लेकर, ठीक है। तो ये जो लैक ऑफ होलिस्टिक लेबर लॉस थे, इस वजह से हमें जरूरत थी कि हम इन लॉस को अमेलगमेट कर दें इनटू 4 कोड्स। नेक्स्ट इज आर्केइक एंड रिजिड लॉस। नो सी, जो भी हम देखें, अगर देखिए न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं आजकल, ये न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही है वर्ल्ड ओवर, जो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो अब चेंज हो रहा है, क्योंकि अगर हम ऑटोमेशन नहीं अपना रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वर्ल्ड नहीं अपना रहा, राइट। तो ये सब चीजें चेंज हो रही हैं, बट क्योंकि हमारे ये जो लेबर लॉस थे, ये जो हमारे लॉस थे, ये इतने रिजिड थे कि ये इस टाइम के साथ साथ ये चेंज नहीं हो पा रहे थे, ठीक है। और उस वजह से क्या हो रहा था, यहाँ चेंज ना होने से, कि हमारे यहाँ कोई न्यू इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा था, जो भी इन्वेस्टमेंट आता है वो कहता है कि आपके यहाँ लेबर लॉस बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, राइट। तो उस वजह से फिर हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, जो वर्ल्ड ओवर हमारी कॉम्पिटिटिवनेस होनी चाहिए, उसमें प्रॉब्लम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अभी तक जो पुराने लेबर लॉस थे उसमें था कि अगर किसी फैक्ट्री में 100 से ज्यादा वर्कर्स हैं, अगर आपकी फैक्ट्री लॉस में जा रही है या जो वट एवर रीजन, आप उसको शट डाउन नहीं कर सकते बिना गवर्नमेंट की परमिशन के, ठीक है। फिर गवर्नमेंट को ये भी देखना है कि लोग बेरोजगार ना हो जाए पूरी तरीके से, ठीक है। तो उस वजह से जो भी इंडस्ट्रीज होती है वो कहती है कि एक तो एंट्री में ऑब्स्टेकल्स हैं, इतने सारे पेपर वर्क और लॉस को फॉलो करना, और फिर एग्जिट में भी ऑब्स्टेकल है कि अगर हम एग्जिट भी करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट कहती है नहीं नहीं मत कीजिए अभी, ठीक है, हमारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो इस तरह से फिर ना तो इन्वेस्टमेंट आता है, ना हमारी कोई प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है, ना कॉम्पिटिटिवनेस हमारे प्रोडक्ट में कोई रह जाती है। तो इससे अल्टीमेटली क्या हो रहा था कि हमारा पूरा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो एक तरीके से पैरालाइज हो जाता था, ठीक है। एंट्री बैरियर लग रहे हैं हमारे यहाँ, एग्जिट बैरियर भी लग रहे हैं, कोई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं रह जाती, और अल्टीमेटली हमारे जितने भी इनिशिएटिव्स हैं लाइक मेक इन इंडिया एंड ऑल दोस असेंबल इन इंडिया, ये सब फेल हो जाते हैं ड्यू टू स्ट्रिक्ट आर्केइक एंड रिजिड लेबर लॉस। क्लियर। नेक्स्ट है मल्टीप्लिसिटी ऑफ लॉस। सेंटर के हमने देखे ऊपर 29 करीब लॉस हैं, वैसे तो और भी हैं, अगर छोटे मोटे मिला लें हम तो 40 तक भी जाएंगे, और स्टेट लेवल पे देखेंगे हम तो 100 प्लस लॉस हैं, छोटे मोटे मिला लेंगे तो और 200 से भी ऊपर निकल जाएगा। तो अल्टीमेटली इतने सारे लॉस को कंप्लाई करने में एक फैक्ट्री की, एक इंडस्ट्री की जो कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस है वो इंक्रीज हो जाती है। और सिर्फ ये मत सोचिए कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस से टाइम ही वेस्ट हो रहा है, यहाँ पर उतनी ही रिश्वत भी देनी पड़ती है आपको, ये एक रेंट सीकिंग बिहेवियर भी बन जाता है जो इंस्पेक्शन करने आते हैं उनके लिए। क्योंकि देखिए अगर किसी गलती निकालनी है ना कि आपके पेपर वर्क में या आपके काम में कुछ कमी है, तो कहीं से भी निकाल लेगा। आप एक बाइक लेके निकल जाइए रेड सिग्नल पे, अगर वहां खड़े ऑफिसर ने ये मान लिया है कि मुझे इससे पैसे लेने ही है, तो वो कैसे भी कमियां निकाल देगा, नो मैटर आप कितना भी कंप्लाई कर लीजिए सारे नॉर्म से, सब सब कुछ भी कंप्लाई कर लिया ना तो भी हवा निकाल देगा टायर में से, फिर कह देगा आपके टायर में हवा ही नहीं थी, ठीक है, कुछ नहीं होता, ठीक है। अगर
जिनके पास पावर है, अगर उनको आपसे रेंट सीकिंग करनी है तो वो कर ही लेंगे कैसे भी करके, ठीक है। तो इसलिए बेटर हो जाता है कि ये जो इतने कंप्लायंस के लॉस हैं इन्हीं को हम थोड़ा सा ट्रिम डाउन कर दें, ताकि वो जो स्कोप है इंस्पेक्शन वालों का, वो स्कोप ही थोड़ा सा नैरो डाउन हो जाए। नेक्स्ट इज डिप्लीटेड एनफोर्समेंट मशीनरी। नो, ये जो इंस्पेक्शन वगैरह करते हैं, जो एनफोर्समेंट मशीनरी है, सच बात ये है कि उनके पास खुद इनएडिक्वेट इनएडिक्वेट रिसोर्सेज हैं। आधों के पास तो इंटरनेट भी नहीं होगा अगर आप थोड़े ज्यादा बैकवर्ड एरियाज में चले जाएंगे, और ना ही उतनी एडिक्वेट पावर्स हैं। अभी हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में एक हुआ था, एक आईएएस ऑफिसर थी, आई डोंट रिमेम्बर हर फुल नेम, मे बी शायद पूजा शर्मा या मिश्रा, ऐसा ही कुछ नाम था उनका। ठीक है, वो गई थी कहीं पर इलीगल माइनिंग को रोकने। 3 पुलिस स्टेशन की पुलिस साथ में थी, उसके बाद भी वहां के माफिया ने उनके सिर पर बंदूक तान दी थी। ठीक है, आईएएस ऑफिसर थी, एसडीएम की पोस्ट पर थी अभी इस वक्त, मगर आप हिम्मत देखिए उनकी। ठीक है, तो हमारे पास उतनी एडिक्वेट रिसोर्सेज या पावर्स वाली एनफोर्समेंट मशीनरी भी नहीं है। अदरवाइज अगर आप यूपी बिहार उड़ीसा साइड देखेंगे तो आप अभी भी देखेंगे कि जो ब्रिक मेकिंग क्लिंस हैं, ईंट के भट्टे जिन्हें कहते हैं, उसमें छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, जबकि वो इलीगल है, राइट। लेकिन उसके बाद भी कौन सी एनफोर्समेंट मशीनरी के पास वो पावर या वो रिसोर्सेज हैं कि वो जाकर इस चीज को बंद करा दे, नहीं करा पाए। नेक्स्ट इज इंस्पेक्टर राज। अब अगर जितने ज्यादा लॉस होंगे उतना ही ज्यादा इनके पास स्कोप आ जाता है हैरेसमेंट करने का। ठीक है, हैरेसमेंट कह लीजिए, करप्शन कह लीजिए, या रेंट सीकिंग बिहेवियर कह लीजिए। ओके, तो इसलिए भी हमें ये जो लॉस हैं उनको कोडिफाई करना और ट्रिम डाउन करना जरूरी है। इंक्रीज पेनल्टीज, तो यहाँ पर ये सॉरी इनसफिशिएंट पेनल्टीज, क्योंकि पेनल्टीज इतनी सारी है उसके बाद भी क्या हो रहा है कि ये एक डेटोरेंट की तरह एक्ट नहीं कर पा रहा है। ओके, नेक्स्ट इज इनफॉर्मलाइजेशन। अभी लॉस कुछ ऐसे हैं कि इंसान कंपनी या फैक्ट्री ये सोचती है कि हम इनफॉर्मली रहें तो बेटर है। फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास 100 से ज्यादा वर्कर काम कर रहे हैं आपकी इंडस्ट्री में, तो फिर आपको और ज्यादा कंप्लाई करना होगा। आपको अगर शट डाउन करना है तो गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी, फिर आपको यहाँ पे ट्रेड यूनियंस बनाने होंगे, ट्रेड यूनियंस के साथ नेगोशिएशन करना होगा अगर आप कोई भी चेंज कर रहे हो। तो इतने सारे लफड़े से बचने के लिए ये कंपनी क्या करती है कि 80 वर्कर्स परमानेंट वाले रख लेगी और 20 वर्कर्स क्या ले आएगी, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। ठीक है, तो अल्टीमेटली वो क्या रहेगी कि वो उस थ्रेशोल्ड से नीचे ही रह गई। ठीक है, या फिर वो अपने आप को रजिस्टर ही नहीं कराएगी, तो वो इनफॉर्मल होके रह जाएगी। ठीक है? और हमारे कुछ टैक्स इनिशिएटिव्स भी ऐसे ही हैं कि जैसे जैसे आप कंपनी आपकी या फैक्ट्री बड़ी होने लगती है तो आपका टैक्स बर्डन बढ़ने लगता है। तो कंपनी क्या सोचती है, छोटे ही रहो, बड़े ग्रो ही मत करो। ठीक है, ये एक हमारे यहाँ बीमारी है। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स। अब ऐसा नहीं है कि माइग्रेंट वर्कर्स के लिए कोई लॉ नहीं है, लॉ तो बिल्कुल है, माइग्रेंट वर्कर्स के लिए लॉस है। बट आप कह सकते हो कि एक इट इज नॉट इम्प्लीमेंटेड इन इट्स लेटर एंड स्पिरिट। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली दिल्ली नोएडा में बहुत सारे केस आते हैं जहाँ पे डोमेस्टिक वर्कर छोटे छोटे बच्चों को रखा गया है, और सिर्फ रखा ही नहीं गया है, बहुत एक्सप्लॉइट भी किया गया है। जैसे नोएडा का एक केस था जहाँ बच्ची की स्किन जलाई गई थी, एक एयर होस्टेस और उसके हस्बैंड पायलट थे। राइट, उसी तरीके से आपकी खुद की बीजेपी की एक नेता थी, आई डोंट रिमेम्बर फुल नेम, मे बी शायद रेखा शर्मा, राखी शर्मा, ऐसा कुछ नाम है, झारखंड की। उन्होंने एक आदिवासी लड़की को रखा था और उसके दांत घुटने सब तोड़ दिए थे हथौड़े से मार मार के, और 12 साल से उसको उसी वे में रखा था जैसे कोई एक बॉन्डेड लेबर अपने गुलाम को रखता है। ठीक है, तो इस तरह के जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं, जैसे डोमेस्टिक वर्कर्स वगैरह हैं, तो इनके साथ हर तरह का हैरेसमेंट एक्सप्लॉइटेशन होता है। ठीक है, तो इनके इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं अब तक के जो हमारे लॉस हैं। एंड देयर इज नो प्रोविजन फॉर कलेक्टिव बार्गेनिंग। अब देखिए, इन लॉस ने स्ट्राइक को तो इलीगल डिक्लेयर कर रखा है, इस प्रोविजन को अभी हम पूरा डिटेल में समझेंगे आगे, बट फिलहाल भी समझिए कि स्ट्राइक को तो इलीगल कह रखा है हमने। बट द थिंग इज कि यहाँ पर कोई क्राइटेरिया नहीं है, देयर इज नो क्राइटेरिया कि आप किस यूनियन से फॉर्मली नेगोशिएट करोगे। ठीक है, एम्प्लॉयर्स के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि अगर बड़ी ज्यादा ही बड़ी कंपनी है तो मल्टीपल ट्रेड यूनियंस होंगे, तो फिर हम किस ट्रेड यूनियन से ऑफिशियली नेगोशिएट करें। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिस वजह से हमें जरूरत है, देयर इज नीड फॉर न्यू कोडिफाइड लॉज, दैट इज दीज 4 कोड्स। ठीक है, तो 8-10 पॉइंट है इसमें, कोई से भी 4-5 याद कर लीजिएगा जो आपको अच्छे लगे। कोड ऑन वेज एक्ट, हम सभी कोड के 4-5 इंपॉर्टेंट प्रोविजन समझेंगे प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। ठीक है, ताकि टॉपिक यहीं पर तैयार हो जाए। आज नहीं पढ़ोगे बाद में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अभी टाइम में एग्जाम दूर है तो अभी पढ़ लो, ज्यादा बेटर है। चलिए, सो कोड ऑन वेज, सिर्फ मैं कोड ऑन वेज एक्ट में बता रहा हूं आपको कि कौन सा एक्ट
अमेलगेमेट किए गए हैं, बाकी सारे कोड में याद नहीं रखना है, बट ये वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें याद रख लीजिएगा, एक तो मिनिमम वेज एक्ट था 1948 का, सेकंड वाज पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 एंड पेमेंट ऑफ वेज एक्ट 1936 एंड इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976। इन चारों को अमेलगेमेट करके बनाया है हमने वेज कोड। ये पूछा जा सकता है आपसे प्रीलिम्स में कि कोड ऑन वेज में हमने इनमें से कौन से एक्ट मर्ज किए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक तो मिनिमम वेज, दूसरा पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, थर्ड इज पेमेंट ऑफ वेज एक्ट एंड फोर्थ इज इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट। ठीक है, यानी कि मैन वुमेन के लिए इक्वल रेम्युनरेशन होने चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं जल्दी से सभी चारों एक्ट के बारे में। उसके बाद हम लास्ट में आएंगे, जो अपना मेंस में जिस तरीके से आपसे पूछा जाएगा, हम पहले इन चार एक्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, फिर लास्टली हम लोग जानेंगे अबाउट द बेनिफिट्स एंड अबाउट द कंसर्न्स जो इन एक्ट्स को लेकर है। ठीक है, तब जाके हमारा टॉपिक पूरी तरह कंप्लीट होगा। लेकिन अगर कभी मान लीजिए कि आपसे कोर्ट्स के प्रोविजन को लेकर ही मेंस में क्वेश्चन पूछ लिया गया कि इन द लाइट ऑफ द कोड ऑफ वेज एक्ट एग्जामिन ऑल द प्रोविजंस, will it be counter to the workers interest as claimed by the trade unions, right? तो जब तक इसके प्रोविजन पता नहीं होंगे आप मेंस में भी वो आंसर लिख नहीं पाओगे। दिस एक्ट, द फर्स्ट वन कोड ऑन वेज एक्ट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। बाकी का आपके ऊपर है, आप उसको करें या स्किप कर दें, वो आपकी मर्जी है, बट दिस वन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए तो इसके प्रोविजंस में सबसे पहला है हॉलिस्टिक कवरेज। तो देखिए ये रेगुलेट कर रहा है वेजेस को भी, ठीक है, और दूसरा ये रेगुलेट कर रहा है बोनस को भी। और यही दो एक्ट मर्ज भी किए गए थे, वेज एक्ट एंड बोनस एक्ट। ठीक है, ये दो मर्ज भी किए गए थे, तो इन दोनों को रेगुलेट भी कर रहा है फॉर ऑल सॉर्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स। सभी एम्प्लॉयमेंट में वेज कितना दिया जाएगा, बोनस कितना दिया जाएगा, कब दिया जाएगा, उस सबको रेगुलेट करेगा। ठीक है, रेगुलेट इज द वर्ड। उन सबको रेगुलेट रेगुलेट करेगा, चाहे वो किसी भी तरह की इंडस्ट्री हो, वो ट्रेडिंग और ट्रेड हो सकता है, वो बिजनेस हो सकता है, वो मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, इन सबको रेगुलेट करेगा। ठीक है, और ये दोनों में रेगुलेट करेगा, प्राइवेट सेक्टर में भी एंड गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी, राइट। सो दिस इज पॉइंट नंबर वन, होलिस्टिक कवरेज। सेकेंड इज फ्लोर वेज। तो यहां पर सेंटर ने अपने पास पावर रखी है कि वो एक फ्लोर वेज बता सकती है, डिपेंडिंग की लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है वर्कर्स का अलग अलग जगह पर। और रिमेंबर कि अलग अलग जियोग्राफिकल रीजन में हम लोग अलग अलग फ्लोर वेज फिक्स कर सकते हैं। जैसे महाराष्ट्र, ठीक है, कंपैरेटिवली, या मुंबई को ले लीजिए, काफी एक्सपेंसिव है, तो वहां पे जो फ्लोर वेज होगा थोड़ा हाई रखना होगा। मणिपुर चले जाइए, अगर वहां पर सपोज कोई बीपीओ है या इस तरह की कोई छोटी सी इंडस्ट्री है, तो वहां पर चीजें उतनी ज्यादा महंगाई नहीं है मुंबई बराबर, तो एटलीस्ट वहां पर जो फ्लोर वेज होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा लो। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लोर वेज आपका जियोग्राफिकली वेरी कर सकता है, और कौन प्रेस्क्राइब करेगा, सेंटर विल प्रेस्क्राइब। देन नेक्स्ट इज नेशनल मिनिमम वेज। अब ये जो मिनिमम वेज होगा इसमें कंपल्शन है कि या तो ये इक्वल होगा फ्लोर वेज के, या फिर उससे ज्यादा हो सकता है। इट कैन बी इक्वल और मोर देन दी फ्लोर वेज जो सेंटर फिक्स कर रहा है। और ये आपका फिक्स कौन करेगा, ये सेंटर भी फिक्स कर सकता है। अगर सपोज की कोई पीएसयू है जो सेंटर के अंडर में आ रहा है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स भी फिक्स कर सकती है अगर उनके स्टेट पीएसयूज हैं, या फिर जो प्राइवेट कंपनीज हैं जो उनके डोमेन में आ रही है, ठीक है, उनके स्टेट में आ रही है। ठीक है, तो नेशनल वेज एक्ट दोनों कर सकते हैं, और इक्वल होना चाहिए या फिर ज्यादा होना चाहिए देन दी फ्लोर वेज। ठीक है, नेक्स्ट इज पीरियोडिक वेज रिवीजन किया जाएगा। दोनों कर सकते हैं, अगेन सेंटर भी कर सकता है और स्टेट भी कर सकता है पीरियोडिकली, और हर 5 साल में ये रिवीजन किया जाना चाहिए। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट किया गया है। ऑब्वियसली यहाँ पर विमेन्स को अलाउड किया गया है कि आप किसी भी तरह की इंडस्ट्री में काम कर सकती हैं एंड 24/7 कर सकती है, और यहाँ पर कोई भी वेज में वेरिएशन नहीं होना चाहिए। जितना आप मैन को दे रहे हो उतना ही विमेन को भी देना होगा आपको, राइट। और रिक्रूटमेंट में भी किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि अब मैटरनिटी बेनिफिट की बढ़कर 26 वीक्स हो गई है तो हम रिक्रूटमेंट विमेन को नहीं करेंगे, वरना हमें पेड लीव देनी होगी तो लॉस होगा। ठीक है, तो इस तरह का किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन को रोकेगा ये वेज एक्ट। नेक्स्ट इज पेनल्टीज की बात की गई है, तो पेनल्टीज को यहाँ पर और ज्यादा रैशनलाइज किया गया है, यानी कि डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन दी ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस कहना ठीक नहीं होगा, वायलेशन कह सकते हैं, ग्रेविटी ऑफ द वायलेशन,
या रिपीटेड वायलेशन अगर है तो उस हिसाब से पेनल्टी जो होगी वो इंक्रीज होती चली जाएगी। यानी कि आपके किसी नेग्लेक्ट करने की वजह से किसी की जान चली गई है तो ऑब्वियसली बात है कि फिर आपको पेनल्टी भी उतनी बड़ी लगेगी, राइट। नेक्स्ट इज एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाएगा बाय ईदर बाय सेंटर और स्टेट्स, डिपेंडिंग की उनकी जुरिस्डिक्शन में आता है या नहीं, ठीक है। और इस एडवाइजरी बोर्ड में मेंबर्स होंगे आपके एम्प्लॉयर्स होंगे, एम्प्लॉय भी होंगे, और ये इक्वल नंबर में होना चाहिए, जितने एम्प्लॉयर्स उतने ही एम्प्लॉय होने चाहिए, इक्वल नंबर में। इसके अलावा इंडिपेंडेंट पर्सन भी रखे जाएंगे, इंडिपेंडेंट पर्सन भी, ताकि एक न्यूट्रलिटी मेंटेन की जा सके। और 5 रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इस तरीके का एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाएगा। और इसमें एक और प्रोविजन है कि 1/3 जो मेंबर्स होंगे दे शुड बी विमेन। क्लियर। इसके अलावा कुछ मिसलेनियस बातें हैं, जैसे कि वर्किंग आवर फिक्स कर दिए गए, फिक्स वर्किंग आवर। अब देखिए इसमें जब आपने वो उनको इंक्लूड नहीं किया ना, वो प्लेटफॉर्म वर्कर वालों को, क्योंकि वो तो वहां पर जो लोग बैठे हैं प्लेटफॉर्म वाले वो तो अपने आप को एम्प्लॉयर मान ही नहीं रहे, तो ये सारे बेनिफिट इनको नहीं मिल पाते हैं, जो डिलीवरी बॉय टाइप के लोग हैं आपके, ठीक है, गिग इकोनॉमी वाले। यहाँ पे इनके लिए फिक्स वर्किंग आवर्स कर दिया गया है, ठीक है। और सेंटर फिक्स रहेगा, अभी के लिए 8 आवर्स फिक्स किया गया है। उसके बाद एक रेस्ट डे होगा पर वीक, यानी कि भाई आपका संडे या कोई भी दिन हो सकता है। और अगर आप ओवर टाइम करवाते हो अपने वर्कर से तो आपको उसको पे करना होगा ट्वाइस देन जो भी उसका नॉर्मल रेट है वेज का, ठीक है। जैसे अगर आपको पर आवर के 100 रुपीज मिल रहे हैं, तो अगर आपसे ओवर टाइम कराया जाता है 8 घंटे के बाद, तो 9th आवर के आपको 100 नहीं 200 रुपीज दिए जाएंगे। क्लियर। तो ये बात हो गई यहां पर हमारे कोड ऑन वेज एक्ट की, वो सबसे इंपॉर्टेंट था। उस पर डेफिनेटली आपको प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन मिल सकता है और मेंस में भी आपको क्वेश्चन बना के दिया जा सकता है। चलिए अब बाकी के 3 जो एक्ट हैं उनको हम क्विकली देखेंगे, ठीक है। इनके आने के चांसेस थोड़े कम है, बट प्रीलिम्स में आने के चांसेस तो है, ठीक है, मेंस में आने के चांसेस कम है। बाकी अगर आप यूपीएससी के एपीएफसी ईपीएफ टाइप के एग्जाम देते हो तो वहां तो 100% शॉर्ट है वो तो। कवरेज, कवरेज की बात करें सोशल सिक्योरिटी में, तो यहां पर सेंटर ने अपने पास पावर रखी है कि वो बाय नोटिफिकेशन, ठीक है, कभी भी नोटिफिकेशन जारी करके वो अप्लाई कर सकता है इस सोशल सिक्योरिटी कोड को किसी भी स्टैब्लिशमेंट पर, ठीक है, डिपेंडिंग कि उस स्टैब्लिशमेंट का साइज क्या है, यानी कितना प्रोडक्शन कर रहा है, कितना रेवेन्यू आ रहा है, कितने वर्कर्स वहां काम कर रहे हैं। तो यहां पर ये पूरी पावर सेंटर ने अपने हाथों में रखी है कि इसका कवरेज, इस एक्ट को किस इंडस्ट्री में एक्सटेंड करना है, ये सेंटर सिर्फ एक नोटिफिकेशन से डिसाइड कर देगा, कोई इस एक्ट को अमेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी पार्लियामेंट में, राइट। कैटेगरी ऑफ वर्कर्स, तो ये रजिस्टर करता है ऑल 3 कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स। कौन से हैं हमारे 3 कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स? वन इज अनऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, सेकंड इज हमारे गिग वर्कर्स, ठीक है, जो आउटसाइड आप कह सकते हो एक फ्रीलांसर की तरह काम कर रहे हैं, और थर्ड है हमारे प्लेटफॉर्म वर्कर्स। अब इनमें फर्क क्या है? देखिए गिग वर्कर यानी कि एक फ्रीलांसर की तरह काम कर रहा है कि मुझे आपका एम्प्लॉय बनना भी नहीं है, और प्लेटफॉर्म वर्कर्स यानी कि जो किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, जो स्पेसिफिक टाइम पर आते हैं, जो उनको ऑर्डर्स दिया जाता है उस हिसाब से काम करते हैं। प्लेटफॉर्म वर्कर, गिग वर्कर्स एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, ये तीनों को कवर कर रहा है, तीनों कैटेगरी को, ठीक है। अब ये सिर्फ सोशल सिक्योरिटी वाला है जो इन तीनों कैटेगरी को कवर कर रहा है। नेक्स्ट इज सोशल सिक्योरिटी फंड, तो ये तो हमने आज न्यूज़पेपर के साथ भी बात की थी, किस तरह के फंड बनाए जाएंगे और सेपरेटली बनाए जाएंगे। सेंटर भी एक फंड बनाएगा, स्टेट भी एक फंड बनाएगा इसमें, ठीक है, और तीनों को बेनिफिट मिलेगा इससे, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को भी, गिग वर्कर्स को भी एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी। बट हमने आज ही एडिटोरियल में पढ़ा था कि इस तरह के फंड बनाए जाते हैं, उसमें पैसे भी आ जाते हैं, बट द फैक्ट इज कि उन्हें पैसा पड़ा रहता है, यूज नहीं करती है गवर्नमेंट, ठीक है, ट्रांसफर ही नहीं करती। नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड, अब यहाँ पर एक प्रॉपर बोर्ड का गठन किया जाएगा फॉर वेलफेयर ऑफ दीज वर्कर्स, और वो क्या करेगा, वो रेकमेंड कर सकता है कि इस तरह की कोई स्कीम चला दीजिए इन वर्कर्स के लिए, और अगर ऐसी कोई स्कीम इंप्लीमेंट करती है गवर्नमेंट तो वो उसको फिर मॉनिटरिंग का काम भी करेगा यही बोर्ड। एग्रीगेटर्स का रोल क्या रहेगा इसमें? तो यहाँ पर जो एग्रीगेटर्स का रोल रहेगा उनका काम है कि यहाँ पर जो ये फंड बनाया जाएगा या जो भी स्कीम्स वगैरह बनाई जाएंगी इनकी, वो फंड की जाएगी थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटर्स फ्रॉम ऑल, एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट्स भी कंट्रीब्यूट करेंगी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करेगी।
राइट। अब एग्रीगेटर्स रोल अगर बात की गई है तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर एक क्लैरिटी की भी जरूरत पड़ेगी कि आखिर एग्जैक्टली हम किसको कह रहे हैं एग्रीगेटर। तो यहाँ पर प्रॉपर एक लिस्ट बना के दी गई है एग्रीगेटर्स की अंडर 7th शेड्यूल ऑफ दिस कोड, ठीक है। और इस लिस्ट में नाम डाले गए हैं जैसे आपके राइड शेयरिंग सर्विस वाले, फूड एंड ग्रोसरी डिलीवरी सर्विस वाले, ठीक है, कंटेंट या मीडिया सर्विस, ई मार्केट प्लेस एंड सो ऑन, ठीक है। उनकी प्रॉपर एक लिस्ट बना के दी गई है अंडर 7th शेड्यूल। नेक्स्ट इज कुछ डेफिनेशन में चेंजेस किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ध्यान से सुनिएगा इस बात को, ठीक है। एम्प्लॉइज जो वर्कर्स हैं, इस एम्प्लॉइज में अब इंक्लूड कर लिया गया है उन वर्कर्स को भी जो कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन को ब्रॉड किया गया है, एक्सपेंड किया गया है। उसी तरीके से जो इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनकी डेफिनेशन को एक्सपेंड किया गया। ऐसा नहीं कि अब जो माइग्रेंट वर्कर फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, नहीं, ऐसे माइग्रेंट वर्कर भी जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, यानी कि ये जो ठेला लगाते हैं रेडी वाले, ठीक है, इनको भी सेल्फ एम्प्लॉय जो है उनको भी इंक्लूड किया गया है इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स में। तो जो जो भी लॉस उनके लिए है वो अब इनको भी बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं उनकी भी डेफिनेशन को एक्सपेंड किया गया है और अब यहाँ पर एडिशनल कैटेगरीज जोड़ ली गई हैं। अलग अलग जो एक्टिविटीज थी, ठीक है, उनको भी जोड़ा गया है। बट प्रोवाइडेड कि वो जो न्यू एक्टिविटी जोड़ी जाएगी वो नोटिफाई करेगी गवर्नमेंट की चलिए इसको भी अब से इंक्लूड किया जाएगा। एक्टिविटी नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट, ठीक है। किसी भी न्यू एक्टिविटी सर्विस को वो लोग अब ऐड कर सकते हैं, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी इसको। नेक्स्ट इज यहाँ पर ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन। आप जानते हैं ऑडियो वीडियो प्रोडक्शन जैसे फिल्म, वेब सीरीज, टॉक शोज, रियलिटी शोज, स्पोर्ट्स शोज, ठीक है, उनकी डेफिनेशन को भी एक्सपेंड किया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कुछ मेन प्रोविजन थे सोशल सिक्योरिटी कोड के। अच्छा, इसमें एक प्रोविजन और जान लीजिए, वो भी शायद थोड़ा सा कभी काम आ ही जाए आपको। उस प्रोविजन को और लिख लीजिए आप। यहाँ पर ना सेंटर ने अपने पास एक एडिशनल पावर रखी है ड्यू टू एपिडेमिक्स। एपिडेमिक्स के टाइम पर एक स्पेशल पावर सेंटर ने अपने पास रखी है कि जैसे एम्प्लॉयर को कंट्रीब्यूट करना होता है ना प्रोविडेंट फंड में और एम्प्लॉय इंश्योरेंस फंड वगैरह में, तो ये सस्पेंड कर सकती है सेंटर कि अभी आपको कंट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है फॉर 3 मंथ इन केस ऑफ पेंडेमिक, एपिडेमिक या फिर नेशनल डिजास्टर। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन। सी आई नो कि शायद थोड़ा हैवी लग रहा होगा या बोरिंग लग रहा होगा, बट एक बार समझ लीजिए क्योंकि प्रीलिम्स में आज एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि साइंस टैग और एनवायरमेंट क्वेश्चन अब भी बिना सिर पैर के आ रहे हैं। कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है, नो वन नोज, ठीक है। तो एटलीस्ट इन एरिया से हमें लॉ मार्क्स लूज नहीं करने, ठीक है। ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बता रहा हूँ। फर्स्ट वाला वेज एक्ट है जिस जो मेंस के क्वेश्चन में आ सकता है, बाकी ये जो तीन है ये सिर्फ प्रीलिम्स के कंटेक्स्ट में आएंगे, ठीक है। थोड़ा सा बियर कीजिए बट अल्टीमेटली आपको काम ही आएगा। कवरेज कवर करता है ये फैक्ट्रीज को, कौन सी फैक्ट्रीज को, विच हैव 20 वर्कर एंड यूजिंग पावर, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, या फिर 40 वर्कर्स बट दे डोंट हैव पावर, ठीक है, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी जो वर्क कर रही है, तो ऐसी फैक्ट्रीज को ये कवर करता है। इसके अलावा सभी तरह की हैजार्डस फैक्ट्रीज को भी कवर कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, तो ये ऐसी स्टैब्लिशमेंट या फैक्ट्रीज को भी कवर करेगा जहां पर कॉन्ट्रैक्टर्स ने एम्प्लॉय किए हों मोर देन 50 वर्कर्स, ठीक है। तो आप कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू भी अगर आप वर्कर्स लाए हो और मोर देन 50 वर्कर्स आपके यहाँ कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आए हैं तो उनको भी कवर करेगा ये एक्ट। तो आपको वहां पर भी ध्यान रखना होगा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी का, हेल्थ का, वर्किंग कंडीशंस का। कुछ एग्जेम्पशंस हैं, तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पावर दी गई है कि आप चाहें तो कुछ एग्जेम्पशन दे सकते हैं एक न्यू फैक्ट्री को, ताकि वो पहले इकोनॉमिकली अपनी एक्टिविटीज को शुरू कर दे, ठीक है। तो ये इस पॉइंट को याद रखिएगा क्योंकि इसी एग्जेम्पशन की वजह से हम लोग जो यूनिफॉर्मिटी लाना चाह रहे थे सभी थ्रू आउट द इंडिया लेबर लॉस में, तो अगर हम सब ऐसे स्टेट्स को पावर देते रहेंगे एग्जेम्पशन की तो फिर वो यूनिफॉर्मिटी कभी आ ही नहीं पाएगी, तो हमारा जो मेन पर्पज था वही डिफीट हो जाएगा, राइट। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एंड रेगुलेशन प्रोहिबिशन, अब यहाँ पर प्रोहिबिट करता है ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर इन कोर एक्टिविटीज, ठीक है। कोर एक्टिविटीज से आप क्या समझते हैं, आप समझिए पुलिसिंग, ठीक। क्या ये पॉसिबल है कि पुलिस में सपोज एसआई रैंक के पुलिस इंस्पेक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लाना शुरू कर लिया जाए अग्निवीर की तरह कि चलिए आप आइए 4 साल सर्विस कीजिए रिटायर हो जाइए, ठीक है। ये कोर एक्टिविटीज है, नहीं ये पॉसिबल नहीं है। नॉन कोर एक्टिविटीज में अलाउ है, बट ये नॉन कोर एक्टिविटीज में ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर
ये सब अलाउ है। नॉन कोर एक्टिविटीज कौन सी होंगी, जैसे उत्तर प्रदेश में पुलिस ने अपनी जो कॉलिंग सर्विस शुरू की है, ठीक है, हेल्पलाइन सर्विस, उसमें उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। प्राइवेट कंपनी ने अपने वर्कर्स रख लिए 10,000, 8,000, 11,000 इस तरह की सैलरी देकर, और वो काम तो पुलिस के बिहाफ में डिस्ट्रेस कॉल रिसीव करने का ही कर रहे हैं, बट वो फिर भी ये नहीं माना जाएगा कि ये गवर्नमेंट जॉब में है। ठीक है, काम पुलिस के लिए ही कर रहे हैं तो वो एक्चुअली होनी चाहिए गवर्नमेंट जॉब, बट क्योंकि वो नॉन कोर एक्टिविटी थी, एक प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया, आउटसोर्स कर दी गई, तो उसको क्या कहा जाएगा, प्राइवेट जॉब ही माना जाएगा। तो ऐसी नॉन कोर एक्टिविटी में अलाउ है कॉन्ट्रैक्ट लेबर टाइप की चीजें, बट कोर एक्टिविटी में अलाउ नहीं है। ठीक है, उसी तरह से नॉन कोर एक्टिविटी का एक और एग्जांपल क्या, सैनिटेशन, साफ सफाई का। ठीक है, वहां पर भी आप ला सकते हो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कि कुछ महीने का काम है या कुछ दिन का काम है, उस तरीके की चीजें लाई जा सकती हैं। विमेन एम्प्लॉय की बात करें तो यहाँ पर वही कहा गया है कि एडिक्वेट सेफगार्ड्स वगैरह इंट्रोड्यूस कीजिए विमेन के लिए। ठीक है, उनकी सेफ्टी का ध्यान रखिए, उनकी हेल्थ का ध्यान रखिए, उनकी वर्किंग कंडीशन का ध्यान रखिए, उनको जो भी अपनी बेसिक प्राइवेट नीड्स हैं वो फुलफिल कराइए। ठीक है, नेक्स्ट इज इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स। नाउ यहाँ पर जो डेफिनेशन थी इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स की, उसको थोड़ा सा और बेटर बनाया गया है, स्पेशली फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर। यानी कि यहाँ पर अब चाहे इस माइग्रेंट वर्कर को एम्प्लॉयर ने खुद रिक्रूट किया हो या फिर इसको लेकर आया हो कोई कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, ठीक है, तो दोनों को कवर किया जाएगा कि आपको माइग्रेंट वर्कर ही माना जाएगा, प्रोवाइडेड, फोकस ऑन दिस वर्ड, प्रोवाइडेड कि आपकी इनकम 18,000 पर मंथ से कम है, यानी आप यहां पर 18,000 पर मंथ से कम कमा रहे हो। ठीक है, तभी आपको इस डेफिनेशन में कवर किया जाएगा। ऑलराइट, इसके बाद एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा माइग्रेंट वर्कर्स का। जैसे सपोज कि बिहार है तो वो एक डेटाबेस तैयार कर लेगा कि हमारे यहाँ से कितने वर्कर्स किस किस स्टेट में क्या काम करने गए हैं। ठीक है, और ये जो डेटाबेस होगा ये सेल्फ डिक्लेरेशन होगा, यानी उन वर्कर्स को आके खुद ही अपने आप को रजिस्टर कराना होगा अपने आधार के थ्रू, और बताना होगा कि मैं इस स्टेट जा रहा हूँ, इस इंडस्ट्री या इस फैक्ट्री में काम करूंगा और इतने दिन के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर अगर है तो। सोशल सिक्योरिटी फंड स्टैब्लिश किया जाएगा फॉर वेलफेयर ऑफ अनऑर्गेनाइज वर्कर्स। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे विद रिस्पेक्ट टू दिस। नेक्स्ट आते हैं अब इंडस्ट्रियल रिलेशन। ये पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये प्लेटफॉर्म और एग्रीगेटर्स जो हैं ये अपने आप को एम्प्लॉयर्स मानने को तैयार ही नहीं है, जबकि ये सारे रूल्स डिसाइड कर रहे हैं कि इनका बिजनेस किस तरीके से फंक्शन करेगा। ये हायर कर रहे हैं लड़कों को, ठीक है, उनको काम ये दे रहे हैं, उनके वर्किंग आवर्स ये डिसाइड कर रहे हैं, सब कुछ डिसाइड कर रहे हैं। उसके बाद भी कहते हैं नहीं हम एम्प्लॉयर्स नहीं है, वी आर जस्ट एग्रीगेटर्स। एग्रीगेटर्स का मतलब है यहाँ पर कि हम तो सिर्फ एक, जिसको जो कंज्यूमर है सर्विस चीज को चाहिए उसको कनेक्ट किससे कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडर से। यानी कि किसी को कैब चाहिए तो इसको हमने कनेक्ट कर दिया जो कैब सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उससे। ठीक है, तो वी आर जस्ट एग्रीगेटर्स, वी आर नॉट एम्प्लॉयर्स। लेकिन एम्प्लॉयर्स से मतलब क्या होता है, जो रूल सेट करे पूरे, जो हायर करे, जो आपकी वर्किंग आवर्स डिसाइड करे, तो ये सारे काम तो ये एग्रीगेटर्स भी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी इनको कंसिडर नहीं किया जा रहा है एज अ एम्प्लॉयर। क्लियर, तो ये कोड सबसे पहले तो डिफाइन करता है कि वर्कर एक्चुअली है क्या। तो इसमें इन्होंने सबको इंक्लूड किया है, चाहे वो स्किल्ड वर्कर्स हो, चाहे वो अनस्किल्ड वर्कर हो, ठीक है, चाहे वो मैनुअल काम करता हो या टेक्निकल काम कर रहा हो, ऑपरेशनल काम कर रहा हो, किसी मशीन को ऑपरेट करने का, क्लैरिकल काम कर रहा हो या फिर सुपरवाइजरी काम कर रहा हो, सबको इंक्लूड किया गया है, प्रोवाइडेड कि दे आर ड्रॉइंग सैलरी लेस देन 18,000 पर मंथ। ओके, तो इन सबको इंक्लूड किया गया है यहाँ पर। रिट्रेंचमेंट, ये रिट्रेंचमेंट को इजी बनाया गया है यहाँ पर, यानी कि पहले 100 लोगों तक, अगर 100 वर्कर्स आपके पास हैं तो आपको गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना होता था उनको रिट्रेंच करने से, यानी उनको निकालने से पहले। सपोज कोई बड़ी कंपनी है उसके यहाँ 500 वर्कर काम करते हैं, लेकिन अब मार्केट में डाउन टर्न है तो कह रहा है यार 100 वर्कर्स को हम लोग निकाल देते हैं, जैसे एयरलाइन वाले करते रहते हैं बीच बीच में। ठीक है, तो इन 100 वर्कर्स को अगर निकालना है तो आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी। लेकिन अब ये इंक्रीज कर दी गई है लिमिट अप टू 300 वर्कर, यानी कि अगर आपको 300 वर्कर्स को निकालना है काम से तो आपको इसमें गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, और यही बातें हैं जो ट्रेड यूनियन को पसंद नहीं आई, कि आप तो यहाँ पर कंपनीज को फायदा दे रहे हो और वर्कर्स की लाइफ को और मुश्किल बना रहे हो। नेक्स्ट इज कि ऐसी कोई भी फैक्ट्री या एस्टेब्लिशमेंट जहां पर 300 वर्कर्स से ज्यादा काम कर रहे हैं, उस फैक्ट्री को एक स्टैंडिंग ऑर्डर तैयार करना होगा जहां पे उसको बताना होगा, अपने वर्कर्स को क्लासिफाई करना होगा, यानी
कितने वर्कर स्किल्ड हैं, कितने टेक्निकल ऑपरेशन में लगे हैं, कितने सुपरवाइजरी रोल में हैं, या फिर कितने क्लैरिकल स्टाफ है। ठीक है, तो उसको क्लासिफाई करना होगा एक स्टैंडिंग ऑर्डर्स के थ्रू अपने वर्कर्स को अलग अलग कैटेगरीज में जो भी काम वो लोग कर रहे होंगे, राइट। और उसके अलावा यहाँ पे आपको बताना होगा, आपको ये भी बताना होगा कि आप किस मैनर में वर्कर को उसके राइट्स के बारे में इन्फॉर्म कर रहे हो। यानी कि आपने एक डिस्प्ले बोर्ड लगा दिया सपोज, ठीक है, जहां पर सारे राइट्स लिखे हैं कि वर्कर्स को हमारे यहाँ पर क्या क्या राइट्स मिल रहे हैं। या फिर इसके इसके अलावा कि आपके पे डेज क्या होंगे, या वेज रेट क्या चल रहा है यहाँ पर, या हॉलीडेज कब कब मिलेंगे आपको, या फिर कोई मिसकंडक्ट अगर किसी वर्कर ने किया है तो उसके बारे में आपको स्टैंडिंग ऑर्डर मेंटेन करना होगा। अगर कोई ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या है आपके बारे में आपके पास, ठीक है, तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करनी होगी। तो यहाँ पर एक स्टैंडिंग ऑर्डर जारी करना पड़ता है एस्टैब्लिशमेंट को। नेक्स्ट इज ट्रेड यूनियन। तो ट्रेड यूनियन वो यूनियन जिसके पास कम से कम मेंबर्स हो एटलीस्ट 10% या फिर मिनिमम 100 वर्कर्स, या तो टोटल वर्कर्स का 10% मेंबर्स लोग उसके मेंबरशिप में होने चाहिए, या फिर एटलीस्ट 100 वर्कर्स उसके पास होने चाहिए, तब आपको माना जाएगा एक ट्रेड यूनियन। ओके, और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को आपको रिकॉग्नाइज करना होगा कि ये एक वेल रिकॉग्नाइज ट्रेड यूनियन है। ठीक है, लेकिन अब सोचिए कि मल्टीपल ट्रेड यूनियन है किसी फैक्ट्री में, तो किसके साथ नेगोशिएट करें हम। ठीक है, तो ऐसे में आपको उसके साथ नेगोशिएट करना होगा जिसके पास टोटल वर्कर्स के 50% वर्कर्स होंगे कम से कम। जैसे किसी स्टैब्लिशमेंट में 1000 वर्कर्स हैं, तो एटलीस्ट ऐसा ट्रेड यूनियन ढूंढिए, सारे मल्टीपल ट्रेड यूनियन अगर है तो ऐसा ट्रेड यूनियन जिसके पास 50% से ज्यादा वर्कर्स की मेंबरशिप है। ठीक है, वो आपका सोल नेगोशिएटिंग यूनियन माना जाएगा। जी। अब सोचिए कि अगर सपोज कि कोई ट्रेड यूनियन एलिजिबल ही नहीं है इस कंडीशन के लिए, किसी के पास नहीं है 50% से ज्यादा वर्कर, तो हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि आपको उन सभी ट्रेड यूनियंस के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाना होगा, रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाना होगा जिनके पास 20% से ज्यादा की मेंबरशिप, जिनके पास 20% से ज्यादा वर्कर्स हैं एज अ मेंबर। नेक्स्ट इज एक नेगोशिएटिंग काउंसिल बनाना होगा आपको। ठीक है, तो इस नेगोशिएटिंग काउंसिल में भी अगर आपके पास ऐसा सोल नेगोशिएटिंग ट्रेड यूनियन नहीं है, तो फिर आपको ट्रेड यूनियंस के ही रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाना होगा और यहाँ पे आपको नेगोशिएशंस करने होंगे। अगर वहां पे नेगोशिएशन फेल हो जाते हैं तो फिर अल्टीमेटली ये नेगोशिएशन चले जाएंगे फॉर एडजुडिकेशन टू द ट्रिब्यूनल। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो यहाँ पर एम्प्लॉयर को बोला गया है, ठीक है, आप फिक्स टर्म यानी सपोज आपको किसी से सिर्फ 4 साल काम चाहिए तो आप, ठीक है, 4 साल चाहिए, 4 महीने चाहिए तो आप ले लीजिए, लेकिन रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ठीक है, और ये जो फिक्स टर्म के वर्कर्स होंगे, यू शुड ट्रीट देम ऑन पार विथ योर परमानेंट वर्कर्स, यानी कि जो परमानेंट वर्कर्स को जो फैसिलिटीज दी जाएंगी वही इनको भी दी जाएंगी। यानी कि जितने सैलरी उनको दी जा रही होगी उतनी ही फिक्स टर्म वालों को भी देनी होगी। राइट टू स्ट्राइक। राइट टू स्ट्राइक, अब देखिए एक स्ट्राइक होता है और एक होता है लॉकआउट। लॉकआउट वर्कर्स लगा देते हैं कि हमने ताला लगा दिया इंडस्ट्री पे, ठीक है। स्ट्राइक वर्कर्स डिक्लेयर कर देते हैं। तो यहां पर ये चीज अलाउ नहीं की जाएगी विदाउट ए नोटिस। आपको एटलीस्ट 14 डेज बिफोर एक नोटिस देना होगा कि अगर हमारी ये मांगे नहीं मानी गई तो फिर हम लोग स्ट्राइक पर जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई इस कोड की भी बात। अब आ जाते हैं हम लोग फाइनली अपने बेनिफिट्स पर कि आखिर इनसे हमें बेनिफिट्स क्या होगा। फर्स्ट, रैशनलाइजेशन हुआ है बहुत सारे मेजॉरिटी लेबर लॉस का, और कंसोलिडेशन हुआ है। तो इससे क्या होगा, फर्स्ट थिंग इज बेटर बेटर कंप्लायंस होगा, राइट। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारे यहाँ पे इजी हो जाएगी। अब रैंकिंग पे दिमाग मत लगाइए, वो खत्म हो चुकी है, बट हमें ओवरऑल तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बनानी है ना अपने यहाँ, ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए अपने देश में। ठीक है, और ज्यादा इन्वेस्टमेंट कैपिटल अट्रैक्ट करने में हमें मदद मिलेगी, एंड इट विल क्रिएट मोर फॉर्मल जॉब्स, राइट। दिस इज द फर्स्ट बेनिफिट। सेकेंड इज सेकेंड इज Okay, sorry for interruption. Second is strengthening safety and social protection for the workers. क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने इंक्लूड किया है गिग वर्कर्स को भी एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी। ठीक है, दो हमने इनको इंक्लूड करा है ऑन पार विद इनफॉर्मल वर्कर्स। ठीक है, जबकि यही क्रिटिसिज्म था आज द हिंदू के आर्टिकल्स में कि आप इनको अभी भी एक इनफॉर्मल वर्कर की तरह ही ट्रीट कर रहे हो।
सॉरी इनफॉर्मल, हाँ एक ही बात है, इनफॉर्मल नहीं, आप अनऑर्गेनाइज वर्कर लिखिए, अनऑर्गेनाइज। ओके, सो यहाँ पर इनकी सेफ्टी को स्ट्रेंथन किया गया है, यहाँ पर इनके इंश्योरेंस के प्रोविजंस भी इंश्योर किए गए हैं कि आपको इंश्योरेंस होना चाहिए, रेगुलर हेल्थ चेकअप होगा आपका, ठीक है, स्पेशली वुमेन की सेफ्टी वगैरह के लिए सेफ्टी कमेटी भी बनाई जाएगी। और ये सारे जो सेफ्टी मेजर्स है ना, ये उन इंडस्ट्रीज में भी इंक्लूड किए गए हैं जहां जो जनरली मानी जाती थी बहुत ही एक्सप्लॉइटेटिव, जैसे फैक्ट्रीज, माइंस, प्लांटेशन स्पेशली, ठीक है, असम में बहुत सारे बंगालीज काम करते हैं इन प्लांटेशन फार्म्स में, ठीक है। उसके बाद एनकरेज फीमेल पार्टिसिपेशन, कैसे आपको अलाउ कर दिया गया है, आप 24/7 किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में किसी भी तरह का काम कर सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वुमेन को नाइट में काम करना अलाउ नहीं किया जाएगा, अगर वो करना चाहती है तो कर सकते हैं। फिर दूसरा हमने क्या देखा था, इट एक्सपेंडेड द डेफिनेशन ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स। अब आपने दोनों इंक्लूड कर लिए हैं, वो भी जिनको डायरेक्ट एम्प्लॉयर ने हायर किया है और उन माइग्रेंट वर्कर्स को भी जिनको कॉन्ट्रैक्टर लेकर आया है ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ठीक है। तो इनकी डेफिनेशन को भी हमने एक्सपैंड किया है। नेक्स्ट इज रीस्किलिंग फंड बनाया जाएगा यहाँ पर। अब इससे क्या होगा कि जैसे आप फैक्ट्री में गए, आपने शुरू में कुछ काम सीख लिया, फिर आपको और बेटर हाई लेवल का काम सीखना है ताकि आप और तरक्की कर सको, तो इसलिए रीस्किलिंग फंड बनाया जाएगा। तो ये इंश्योर करेगा आपकी लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ठीक है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग को इंश्योर करने में मदद करेगा। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट जो वर्कर्स होंगे फिक्स टर्म के लिए आएंगे, उनको हम कहाँ ले आए, उनको हम ले आए ऑन पार विद रेगुलर वर्कर्स, परमानेंट वर्कर्स, ठीक है, उनके बराबर ही है। तो जितने भी स्टैच्यूटरी एंटाइटलमेंट्स इनको मिलते थे अब तक परमानेंट वर्कर्स को, ठीक है, वो सारे स्टैच्यूटरी एंटाइटलमेंट्स अब फिक्स टर्म एम्प्लॉयज को भी मिलेंगे, ठीक है। आप जनरली ये FTE इस तरीके से लिखा हुआ मिलता है आपको न्यूज़पेपर्स में। नेक्स्ट इज डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे क्लैरिटी दे दी गई है कि आपको 14 डे का नोटिस देना होगा बिफोर द स्ट्राइक। तो कम से कम एटलीस्ट नोटिस आ गया है तो कम से कम जो एम्प्लॉयर होंगे और एम्प्लॉय होंगे ये समझ सकते हैं कि चलो एक बार अटेम्प्ट करते हैं नेगोशिएट करना, ठीक है। अब सोचिए कि वर्कर डायरेक्टली किसी दिन आप ऑफिस जा रहे हैं और आपने देखा कि सारे वर्कर स्ट्राइक पे खड़े हैं, तो वो तो फिर नेगोशिएशन की बात ही नहीं रह जाएगी, वो तो सीधे ब्लैकमेलिंग हो जाएगी कि हम तो काम छोड़ के बैठे हैं, ठीक? तो एटलीस्ट आप 14 डेज पहले आपको एक नोटिस देना होगा। तो ये सारे बेनिफिट्स होंगे अल्टीमेटली इससे, ठीक है। और देखिए इनको अलग अलग हेडिंग में लिखेंगे तब भी आपका आंसर अच्छा लगेगा, और अगर आप ऐसे रैंडम पॉइंट्स लिख देंगे कि ईज ऑफ बिजनेस हो जाएगा हमारे लिए, कंप्लायंस कम हो जाएगा, इंस्पेक्टर राज कम हो जाएगा, देखिए ब्राइबरी करप्शन के चांस कम हो जाएंगे, तो आपका आंसर बहुत ही बेसिक माना जाएगा। यू कैन से कि आपको कहीं 20 में से हार्डली 5 या 6 मार्क्स देके खत्म कर दिया जाएगा, बट आंसर इस तरीके से अगर आप प्रेजेंट करेंगे बेनिफिट्स, तो दैट विल एंश्योर कि आप वो 5-6 नहीं, आप एटलीस्ट 7-8 मार्क्स फैच करें। और हर क्वेश्चन में टॉपर और लोअर रैंक को सिर्फ यही चीज डिफरेंशिएट कर देती है कि कोई होता है जिसके आंसर इतने अच्छे होते हैं कि वो हर क्वेश्चन में 1-2 मार्क्स एक्स्ट्रा लेके जाता है। ओवरऑल पूरे पेपर, चारों पेपर में मिला के आप 80 मार्क्स होते हैं और ओवरऑल 80 to 160 मार्क्स का डिफरेंस क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर होगा, बट अब कंसर्न भी है कि इनको इंप्लीमेंट करने में कुछ चैलेंजेस भी आएंगे। तो फर्स्ट है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। देखिए ये जो आए हैं ना, ये जो कोड आए, इन्होंने सारे फीचर्स को, इन्होंने सारे इनफैक्ट काफी सारे एसेंशियल फीचर्स कहेंगे हम, ठीक है, दैट वुड बी मोर एप्रोप्रिएट, काफी सारे एसेंशियल फीचर्स को स्पेसिफाई नहीं किया है, क्योंकि हमने पीछे भी देखा कि काफी चीजें छोड़ दी गई है गवर्नमेंट पे कि बाय रूल्स या बाय नोटिफिकेशन गवर्नमेंट खुद डिसाइड कर लेगी, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट को एग्जेम्पशंस वगैरह दे दिए गए, सेंट्रल गवर्नमेंट को कह दिया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने नोटिफिकेशन के थ्रू इशू करेगी। उसी तरह से अभी सारे स्टेट गवर्नमेंट से अपने अपने रूल्स बनाए। तो ये एक तरह का डेलीगेटेड लेजिस्लेशन वाली बात होगी कि अगर पार्लियामेंट काम कर रहा था तो फिर फुल फ्लेजेड पूरा कंप्लीट बना के देना था। आपने काफी सारे एसेंशियल फीचर्स को स्पेसिफाई नहीं किया है, आपने छोड़ दिया है उनको टू बी, या आप कह लीजिए डेलीगेट कर दिया है टू बी प्रेस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट बाय रूल्स, ठीक है। और रूल्स तो गवर्नमेंट कभी भी किसी भी दिन जारी कर सकती है, पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना ही नहीं है उसमें, राइट। सो बेटर होता कि इन कोड में ही प्रॉपर स्पेसिफाई कर दी जाती हर चीज। दूसरा एग्जामेशन पावर दे दिया आपने, ठीक है, स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट्स को काफी ज्यादा दे दिए, ठीक है, काफी वाइड डिस्क्रिप्शन दे दिया है उनको। तो फिर इसमें वही हो जाएगा कि अगर ऐसे एग्जामेशन देते चलेंगे, जैसे कोई न्यू एस्टेब्लिशमेंट आई है तो उसको कह दिया है कि चलिए आप अभी नए हैं ना, तो आप 8 की जगह वर्कर्स को 9 आवर्स काम करा लीजिए, ठीक है, उसका एग्जामेशन मिल गया।
अभी आप सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हम आप पे ज्यादा टाइट नहीं कर रहे हैं, बट आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, ज्यादा टाइट नहीं कर रहे हैं। तो आपको जैसे एक मशीनरी रखी तो उसके आगे, उसके चारों तरफ रेलिंग लगाने की जरूरत नहीं है, अभी अभी आप न्यू हो, बट उतने में तो हादसा हो जाएगा। कोई विमेन है या कोई थोड़ा सा आप सोच लीजिए कि 18 साल 19 साल का ही लड़का है, ठीक है, उसमें डेंजर है, राइट। तो ये इस तरह के एग्जेम्पशन जो हैं ये ठीक नहीं है। उसी तरीके से किसी कंपनी को वर्कर्स निकाल रहे हैं, रिट्रेंचमेंट, ठीक, ऑलरेडी 300 वर्कर तक अलाउ कर ही दिया है 100 से बढ़ा के, अब 500 वर्कर तक कोई स्टेट गवर्नमेंट कहते चलिए हम आपको अलाउ करते हैं, एग्जेम्पशन देते हैं, आप 500 वर्कर्स तक को निकाल सकते हैं, राइट। तो ये ठीक नहीं है, इतने एग्जेम्पशन अगर देने हैं तो फिर इन कोर्ट्स का जो सोल पर्पस है वही डिफीट हो जाता है। नेक्स्ट इज यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी को लेकर कोई यूनिवर्सलाइजेशन नहीं देखा जाता है, वो गिग वर्कर्स हो, प्लेटफॉर्म वर्कर्स हो, अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हो, दे कंटिन्यू टू बी कवर्ड बाय डिस्क्रिशनरी स्कीम। कोई अभी तक एक पर्टिकुलर स्कीम या एक पर्टिकुलर पॉलिसी इनके लिए नहीं बनाई गई है, जैसे कि परमानेंट वर्कर्स के लिए है, पेंशन मिलती है उनको, राइट, उनको मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है। इस तरह की चीजें जो है वो यूनिवर्सल नहीं की गई है, सभी तरह के वर्कर्स के लिए नहीं की गई है। अनऑर्गेनाइज वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर, गिग वर्कर, इनको ये बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं जो परमानेंट वर्कर्स को मिल रहे हैं। नेक्स्ट इज ओवरलैपिंग डेफिनेशन। अभी हमने पीछे देखा कि जो गिग वर्कर्स है, प्लेटफॉर्म वर्कर है, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के वर्कर्स हैं, दो वो सेपरेटली वर्क करते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके से, उनका वर्क थोड़ा सेपरेट है, बट द थिंग इज कि अगर प्रैक्टिकली आप देखोगे तो ये इसमें क्लियर क्लियर ओवरलैप देखने को मिलता है आपको इनकी फंक्शनिंग में। गिग वर्कर भी ऑलमोस्ट वही कर रहा है जो प्लेटफॉर्म वर्कर कर रहा है, राइट। तो ये ओवरलैपिंग डेफिनेशन रखी गई है, इसमें क्लैरिटी नहीं दी है। नेक्स्ट इज हमको देखने को मिलता है फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। तो यहां पर ये जो कोड है, दे दिस कोड डज नॉट रेस्ट्रिक्ट द टाइप ऑफ वर्क, दे डज नॉट रेस्ट्रिक्ट द टाइप ऑफ वर्क जिसमें फिक्स्ड वर्कर्स को हायर किया जा सकेगा। ओके, हो सकता है कि आपने उनको ऐसे रोल के लिए हायर कर लिया जो कि एक परमानेंट जॉब है, जैसे कि आजकल रेलवे में बहुत ज्यादा हो रहा है, वो जॉब्स दी गई हैं रेलवे में, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की तरह दी गई हैं 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, जबकि यही जॉब्स अब तक परमानेंट नेचर की जॉब थी, राइट। तो हो सकता है कि यहाँ पर आपने फिक्स टर्म को क्लियरली स्पेसिफाई नहीं किया है, तो जो परमानेंट नेचर की जॉब्स थी, अब जैसे दिल्ली पुलिस, सॉरी, यूपी पुलिस का जो हमने एक केस देखा था न्यूज़पेपर में, वहां पर लड़कियां कहती हैं कि हमें 8,000 9,000 रुपए दिए जा रहे हैं पिछले 5 साल से कंटिन्यूअस, सैलरी में कोई इंक्रीमेंट नहीं है, और ये प्राइवेट कंपनी है, आज इस प्राइवेट कंपनी को ठेका मिला है पुलिस से, कल किसी और को मिल जाएगा, हम लोग फिर बेरोजगार हो जाएंगे, राइट। तो ये परमानेंट नेचर की जॉब है। पुलिस हेल्पलाइन जो है ये तो हमेशा ये रहेगी ना, ठीक है, पुलिस हेल्पलाइन तो हमेशा ही रहेगी, सोसाइटी हमेशा कहीं ना कहीं क्राइम होता रहेगा, कॉल आते रहेंगे, डिस्ट्रेस कॉल, तो ये परमानेंट नेचर का जॉब होना चाहिए था जो इन लोगों को मिलना था, बट आपने क्या किया, उसको उसको एक फिक्स टर्म जॉब बना दिया, आपने उसको एक आउटसोर्स करके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का जॉब बना दिया, ठीक है, कि आपको 1 साल के लिए हायर किया जा रहा है, या तो अगले साल कंपनी आपकी जॉब को रिन्यू कर सकती है आपका कॉन्ट्रैक्ट, या फिर कैंसिल भी कर सकती है, आपको घर भेज सकती है। नेक्स्ट इज स्ट्राइक एंड लॉकआउट की बातें हैं यहाँ पर, बट द थिंग इज कि ये जो स्ट्राइक एंड लॉकआउट्स हैं, they may become difficult for all establishment due to this provision of related to prior notice, ठीक है, ये सबको इक्वली हो पाए ये मुश्किल है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज। आप ओल्ड से न्यू एक्ट की तरफ ट्रांजिशन कैसे करोगे, ठीक है, यही ट्रांजिशन हम किस में फेस कर रहे हैं, आईपीसी कोड में, भारत न्याय संहिता की तरफ ट्रांसमिशन करने में इवन पुलिस वालों को भी दिक्कत आ रही है, ठीक है। और दूसरी चीज कि जब तक हम हमारी जो एनफोर्समेंट मशीनरी है, जो हमारे ऑफिशियल्स हैं, जब तक हम उनके बिहेवियर में चेंज ना कर दें, तब तक ये कोई मतलब नहीं है इन कोर्ट्स का, ठीक है। वो वहां जाएंगे, उनको कमियां भी दिखेंगी, उनको लगेगा कि यहाँ सेफ्टी के प्रोविजन भी नहीं है, बट आपस में साठगांठ की, एम्प्लॉयर से कुछ लेन देन किया, और फिर आपने वही इम्पैक्ट वही निकल के आएगा अल्टीमेटली, कि कहीं ना कहीं, कहीं मुखर्जी नगरी कोचिंग सेंटर में फायर लगेगी, तो कहीं सूरत में बच्चे 3rd मंजिल से छलांग लगाएंगे कोचिंग सेंटर से, राइट। ये हुए ये सारे इंसिडेंट इसलिए होते हैं क्योंकि इंप्लीमेंटेशन पुअर है, ऑफिशियल्स इनसे साठ गार्ड करके रखते हैं, अपना पैसे ले लो, हिस्से ले लो, और मतलब जब तक इन ऑफिसर और हमारी एनफोर्समेंट मशीनरी के बिहेवियर में चेंज नहीं आएगा, तब तक कोई ज्यादा चीजें नहीं होने वाली है। और एक और इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज है जो स्टेट्स को डिस्क्रिशनरी पावर दे दी गई है एग्जेम्पशन के नाम पे, ठीक है, तो फिर वो यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स बने नहीं पाएंगे कभी थ्रू आउट द इंडिया। ठीक, तो ये कंसर्न्स हमने देखे, काफी आई थिंक कंसर्न्स देख लिए हमने, बेनिफिट देख लिए, चारों कोड के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जान लिए, वेज कोड पर देयर
वेरी मच पॉसिबिलिटी कि ये प्रीलिम्स में भी मिल सकता है और ये मेंस में भी मिल सकता है। ठीक है, मेंस का प्रॉपर एक क्वेश्चन फ्रेम होके आ सकता है। यहाँ पर हमने देख लिया था कि हमें नीड क्या है इन कोर्स की, और फिर हमने देख लिया था कि स्टार्टिंग में कि एक्चुअली अभी तक इसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं। अब देखिए नेक्स्ट थिंग इज जो मैं आपसे बातें करना चाहूंगा, 2 मिनट रुकिएगा बस। ठीक है, नाउ सी यहाँ पर अब जैसे जो बेसिक बातें हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे इतना ज्यादा इनफॉर्मलाइजेशन क्यों है इंडस्ट्रीज का, ठीक है, या एम्प्लॉयमेंट का कह लीजिए, तो इसके बीच के इसके जो भी रीजंस हो सकते हैं, या फिर इस अगर हम फॉर्मलाइज कर लें तो उसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये इतने बड़े नहीं है कि मैं इसके लिए प्रॉपर एक मेंस का सेशन करूं, लेकिन ये चीजें मैं आपके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग में डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, और इसके अलावा भी आज तो हमारा पूरा फोकस कोर्ट्स पे था, बट इसके अलावा और क्या लेबर रिफॉर्म्स कर सकते हैं हम लोग, एंड इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, ये सारे पॉइंट हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और इसके अलावा गिग इकोनॉमी क्योंकि अब पूरे वर्ल्ड ओवर ही एक बजवर्ड बन चुका है, तो गिग इकोनॉमी पे मैं आपके साथ एक और सेशन करूंगा मेंस 450 प्लस में। ठीक है, तब जाकर हम आप कह सकते हो कि हमारा ये जितना भी इन चीजों से रिलेटेड टॉपिक्स थे ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपके लिए सारे इनिशिएटिव उतने ही इंपॉर्टेंट हैं और ये सब तभी आपको फायदा देंगे। अ, अधिकतर बच्चे ये पूछते हैं, सर ये जो वीडियोस हैं, इनिशिएटिव्स हैं, ये हमें किस वे में हेल्प कर सकते हैं। तो ये तभी हेल्प कर सकते हैं जब आप टॉपिक वाइज, थीम वाइज अपने खुद के नोट्स बना रहे होंगे। ठीक है, तो आज हमने कोर्स के बारे में बात कर ली। बाकी जो भी इनफॉर्मलाइजेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि ये सब न्यूज़पेपर में आया, कई बार आया। ठीक है, मैंने खुद आपके साथ डिस्कस किया है इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, या स्किल्स नहीं है हमारे पास, वो स्किल्स में गैप बना हुआ है, तो हम लोग अच्छा एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इन हर चीज पे इनफॉर्मलाइजेशन के रीजंस क्या है, इसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं अगर हम फॉर्मलाइज कर लें, और क्या फर्दर लेबर रिफॉर्म्स कर सकते हैं, और क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लिए हैं अभी तक। गिग इकोनॉमी ये तो चलो 450 में जाएगा, ठीक है, बट ये ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हमें सिर्फ ब्रेनस्टॉर्मिंग में थोड़ा सा डिस्कस करने की जरूरत है, जो हम करेंगे। और एक जैसे जैसे न्यूज आर्टिकल्स आते रहेंगे हम इनको डिस्कस करते रहेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा A4 साइज की शीट में बनाइए अपने नोट्स, क्योंकि वही अल्टीमेटली आपके एकदम रेडीमेड नोट्स होंगे, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हैं, जैसा कि क्वेश्चन आपको एग्जैक्टली एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। एंड फॉर सम ड्यू टू सम कंपल्सिव रीजंस नाउ हर चीज हम लोग यूट्यूब पे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, ओके, बिकॉज सबके पीछे एक टीम लगी होती है, रिसर्च वर्क होता है, टाइम इन्वेस्ट होता है। तो ऑब्वियसली a comprehensive course has been launched which comes at 6,000 रुपीज, जो कि 18 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ आएगा। या फिर इसको आप अगर तो अभी टेस्ट करना चाहते हैं कि ये वर्थ है या नहीं, तो आप 1,000 रुपीज पर मंथली के बेसिस पर भी इसको ले सकते हैं। ओके, बट अल्टीमेटली ये जितने भी इनिशिएटिव्स हैं अलोंग विथ योर न्यूज़पेपर एनालिसिस, दैट इज प्रीलिम्स एक्स्ट्रा, जिसमें हम लोग पीआईबी और अदर जो न्यूज़पेपर्स हैं उनके सोर्सेज देखते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग जिसमें हम लोग जो माइनर पॉइंट्स आप कह सकते हो कि कैसे हम जो रिसेंट हो रहे हैं नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज, उनको कैसे रिलेट कर सकते हैं अपने टॉपिक से या आंसर से, वो सीखते हैं हम इसमें। और तीसरा हमारा मेंस 450 प्लस इनिशिएटिव। इन तीनों का गोल एक है, एक तो आपको आपके प्रीलिम्स के लिए तैयार करेंगे, ठीक है, और साथ में स्टैटिक सिलेबस का रिवीजन भी आपको साथ ही कराया जाएगा, बट वो अक्टूबर से शुरू होगा। ठीक है, उससे पहले एनसीईआरटी हम लोग एक बार अच्छे से कवर कराएंगे आपको, ताकि आपके फाउंडेशन बढ़िया हो जाएं। और ये तीनों जो इनिशिएटिव है ये आपके दिमाग में और आपके ब्रेन को इस तरह से ट्रेन करना चाहते हैं, ताकि 4 मंथ बाद जब हम आंसर राइटिंग प्रोग्राम आपके साथ लॉन्च करें, तो उसमें ऐसा ना हो कि आप लिखने के लिए बस कुछ भी लिख रहे हो। नहीं, आपके पास वो कंटेंट भी होगा, वो पॉइंट्स कनेक्ट करना भी आएगा, और आप ये भी सीख चुके होंगे कि कैसे करंट अफेयर और न्यूज़पेपर से मिली हुई इन्फॉर्मेशन को हमें यूज करना है अपने अच्छे से आंसर राइटिंग में। ठीक है, तो ये सारे इनिशिएटिव्स का मेन गोल यही है कि नेक्स्ट 4 to 5 मंथ्स में आपको तैयार किया जाएगा आपके मेंस के लिए। ठीक है, एथिक्स के साथ हम लोग डील नहीं कर रहे हैं, एसए के साथ हम लोग डील नहीं कर रहे हैं, हमारा पूरा फोकस रहेगा GS1, GS2 एंड GS3 पर। ओके, इस पे हमारा पूरा फोकस रहेगा। और रही बात आफ्टर, बाद में देखेंगे, अगर पॉसिबल हुआ तो फिर हम लोग हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए एक आप कह सकते हो आंसर राइटिंग कोर्स तो जरूर लॉन्च करेंगे। ठीक है, ताकि आपकी आंसर राइटिंग अच्छी बनाई जा सके वहां पर। ओके, और प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस चाहे वो स्टैटिक हो, करंट हो, ये सब आपके पास इसी में आएगा। और इसी 6,000 की जो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है उसी में आपका वैलिड है कि अगर प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज हम लोग बाद में लॉन्च करते हैं, जो हमने लास्ट ईयर भी की थी, और उससे काफी क्वेश्चन हमने देखे करंट अफेयर्स में। ठीक है, तो ये इसमें इनबिल्ट रहेगी, उस टाइम आपको अलग से पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट, सो 18 मंथ्स तक इसकी वैलिडिटी है, दैट कम्स हार्डली एट 400 रुपीज पर मंथ। ठीक है, इतना तो आप वैसे भी कहीं भी खर्च कर देते हो। सो अपनी पढ़ाई को अच्छे से कीजिए,
ठीक है। अगर हम लोग 8 to 10 आवर्स यहाँ वर्क कर रहे हैं तो आपकी भी उतनी ही ड्यूटी बनती है कि आप भी 8 to 10 आवर्स उतना ही पढ़ें अच्छे से। ठीक, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।